हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था जीएसटी की अमेंडमेंट्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैटेगराइजेशन के हिसाब से। मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी के लॉ में अमेंडमेंट्स करी। आज उन्हीं अमेंडमेंट्स को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन करते हुए डिस्कस करूंगा। और उस डिस्कशन के लिए मैं यूज करने जा रहा हूं अपनी सिंप्लीफाइड अमेंडमेंट बुकलेट। एंड टू स्टार्ट विद जो पहली अमेंडमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज अमेंडमेंट एज टू द टाइम लिमिटेशन। तो प्रोसीड करिएगा। अमेंडमेंट एज टू द टाइम लिमिटेशन। अब जीएसटी के लॉ में कुछ सेक्शंस में टाइम लिमिटेशन जो स्पेसिफाइड थी उनको चेंज कर दिया गया है। वो कौन कौन से सेक्शन है जरा एक बार पहले उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये आपको टाइम लिमिटेशन देता था एज टू द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। एज अ रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट आप अगर इनवॉइस या डेबिट नोट बेस्ड क्रेडिट ले रहे हैं तो उस क्रेडिट को लेने के लिए आपकी एक मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन थी, उसके बाद आप उन इनवॉइस डेबिट नोट का क्रेडिट नहीं ले सकते थे। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 ये आपको क्रेडिट नोट रिपोर्ट करने की टाइम लिमिटेशन देता था कि अगर आपने कभी भी क्रेडिट नोट इशू किया जिसके बेसिस पर आप अपनी टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो आपको उस क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन अ टाइम लिमिटेशन। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा सेक्शन 37 जो कि जीएसटीआर 1 के बारे में है। अगर आपने जीएसटीआर 1 कोई फाइल करी उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो उसको आप आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट अगेन सब्जेक्ट टू अ टाइम लिमिटेशन जो कि सेक्शन 37(3) में बताई गई है। उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 39(9) ये बात करता है आपकी रिटर्न्स की। रिटर्न्स आपने फाइल करी उसमें कोई मिस्टेक हो गई आप सब्सिक्वेंटली उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली विद इन द टाइम लिमिटेशन, उस टाइम लिमिटेशन के बाद रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। एंड देन सेक्शन 52(6) जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स इन द रिटर्न्स ऑफ टैक्स कलेक्टर। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीएसटी में कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड हो, किसी भी कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हो, उसके रिटर्न सेक्शन 39 में फाइल होती है एक्सेप्ट वन पर्सन दैट इज टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर की रिटर्न के गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 39 में नहीं है, वो अपनी रिटर्न फाइल करता है अंडर सेक्शन 52। तो अगर उसके रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई तो उसके रेक्टिफिकेशन के प्रोविजंस भी लॉ ने अकॉर्डिंगली सेक्शन 52 में ही दिए थे और उसके लिए भी उन्होंने रेक्टिफिकेशन सब्जेक्ट टू टाइम लिमिटेशन ही बोली थी। अब ये जो 5 सेक्शंस मैंने आपको बोले, इन सेक्शंस में जो भी टाइम लिमिटेशन पहले मेंशन थी उसको चेंज करके नई टाइम लिमिटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। अच्छा समझिएगा, अब इन सेक्शंस में जो पहले पुरानी टाइम लिमिटेशन लिखी हुई थी वो टाइम लिमिटेशन अपरेंटली पढ़ने से तो बेटा लगती थी कि सेम ही है, बट अगर उसे कोई डेप्थ में टेक्निकली लॉ समझता जो है वो पढ़ता था तो उसे ये पता चलता था टाइम लिमिटेशन में डिफरेंस था। पर जो नई टाइम लिमिटेशन उन्होंने अब इंट्रोड्यूस करी है वो यूनिफॉर्मिटी उन्होंने उससे एस्टेब्लिश कर दी है। अब ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, सबके लिए इन सभी प्रोविजंस में यूनिफॉर्म टाइम लिमिट आ गई है। दूसरी एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो अमेंडमेंट्स हुई है उससे इन सभी सेक्शंस में जो टाइम लिमिट अदरवाइज बनती थी अब वो एक्सटेंडेड बनेगी। और इसका मतलब ये हो गया कि इन अमेंडमेंट से टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचा है बेटा, बिकॉज टैक्स पेयर के बेनिफिट की ये जो भी एक्टिविटीज है उनकी टाइम लिमिट का एक्सटेंशन जो है वो हो गया है। 2 बातें मैंने आपको बोली, रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, एक तो अमेंडमेंट यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश कर गई है एंड दूसरा टैक्स पेयर को एक्सटेंडेड टाइम लिमिट का जो है वो बेनिफिट इन्होंने दे दिया है। ठीक है, कैसे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ एज एन एग्जांपल लेट्स सपोज बात करता हूं रिटर्न्स के रेक्टिफिकेशन की। सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 में रिटर्न्स के रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिटेशन स्पेसिफाइड थी और रिटर्न्स को लेकर के इन्होंने जो टाइम लिमिटेशन लिखी हुई थी वो बेटा ये लिखी हुई थी कि अगर आपकी एक साल में फाइल की गई सेक्शन 39 की रिटर्न में, साल में कोई भी रिटर्न आपने फाइल करी, अगर उस रिटर्न में आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कब तक टाइम लिमिटेशन ये थी, उस साल के खत्म होने के बाद जो सितंबर का महीना या क्वार्टर होगा उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट या फिर उस साल की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वहां तक। लीगल वर्डिंग से लिखी हुई थी, योर टाइम लिमिटेशन इज बेसिकली अर्लियर ऑफ फॉलोइंग टू। नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और सेकेंड क्वार्टर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। अच्छा, पहले में ड्यू डेट एंड दूसरे में एक्चुअल डेट। आपकी टाइम लिमिटेशन क्या थी, साल खत्म होने के बाद
जो सितंबर का महीना या क्वार्टर आएगा उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। महीने की अगर बात करोगे तो 20 तारीख बनेगा, और अगर क्वार्टर की बात करोगे तो ड्यू डेट आपकी क्या बनेगी, 22 या 24। सभी को पता है ना, रिटर्न जनरली मंथली बेसिस पर होती है, ठीक है। और एक नॉर्मल सप्लायर की बात करूं तो फिर मंथली बेसिस पर 20 तारीख ड्यू डेट बनेगी उसकी जीएसटीआर 3बी की। लेकिन अगर क्यूआरएमपी वालों की बात करूंगा तो वो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या बनेगी, 22 या 24, डिपेंडिंग अपॉन वो कहां पर लोकेटेड है। तो पहली टाइम लिमिटेशन के हिसाब से हमने साल खत्म होने के बाद सितंबर के महीने या क्वार्टर की रिटर्न की ड्यू डेट पकड़ी, और इसको हमने कंपेयर किया उस साल की जो एनुअल रिटर्न गई उसकी एक्चुअल फर्निशिंग की डेट तक, ठीक है बेटा। और अकॉर्डिंगली जब हम इसे अप्लाई करते थे तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ये हमारी बनेगी 20 अक्टूबर नॉन क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए, और क्यूआरएमपी वाले के लिए बनेगी 22 या फिर 24 अक्टूबर। एंड नीचे एनुअल रिटर्न उसने जब भी फाइल करी, ठीक है। एंड इन जनरल क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम ड्यू डेट के आसपास ही फाइल करते थे एनुअल रिटर्न, मतलब नियर बाय 31 दिसंबर। तो प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में अर्लियर ऑफ द टाइम लिमिटेशन हमारी क्या बन जाती थी, ये बन जाती थी या तो 20 अक्टूबर या फिर 22 या 24 अक्टूबर। Are you okay with this? This was our earlier time limitation as to the rectification of return. समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, सिमिलर बेसिस पर जो टैक्स कलेक्टर था उसकी रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिटेशन जो सेक्शन 52 में स्पेसिफाइड थी, वो भी ऐसे ही स्पेसिफाइड थी कि हम दो डेट देखेंगे, ड्यू डेट जो कि साल खत्म होने के बाद सितंबर के महीने की रिटर्न की होगी, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपका बेटा जो टैक्स कलेक्टर है वो आपका मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 8 फाइल करता है, और उसकी जीएसटीआर की ड्यू डेट 10 तारीख होती है। तो यहां पर ड्यू डेट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए बनेगी 10 अक्टूबर, और नीचे की अगर बात करेंगे तो उसने जिस भी दिन अपनी एनुअल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न को सबमिट किया वो डेट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। यहां पर क्वार्टर का कोई रेफरेंस नहीं था और होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज टैक्स कलेक्टर हमेशा जो है वो मंथली बेसिस पर ही अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करते हैं। प्लीज रिमेंबर, टैक्स कलेक्टर सिर्फ मंथली बेसिस पर ही अपना रिटर्न या स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करता है, तो यहां पर क्वार्टर के रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन बेटा जब जीएसटीआर 1 की मैं बात करता हूं, जीएसटीआर 1 सेक्शन 37(3) ने जब जीएसटीआर 1 की रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिटेशन दी थी तो इसने लैंग्वेज क्या लिखी थी, जरा ध्यान से देखना। इसने कहा था अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू, क्या, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पहली टाइम लिमिटेशन दी गई थी कि जीएसटीआर 1 की जो मिस्टेक होगी वो आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इसमें पहली टाइम लिमिटेशन ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 से लिंक नहीं थी, rather than ये किसके साथ लिंक थी, रिटर्न के साथ। देखो नीचे रिटर्न रेक्टिफाई हो रही है, तो रिटर्न का जब रेक्टिफिकेशन हो तो उसकी लिंकिंग रिटर्न की ड्यू डेट वाली टाइम लिमिटेशन से हो, परफेक्टली लॉजिकल है। पर जीएसटीआर 1 अगर रेक्टिफाई हो रहा है तो जीएसटीआर 1 का रेक्टिफिकेशन तो जीएसटीआर 1 से ही होगा, तो उसकी टाइम लिमिटेशन में आइडियली रिटर्न के साथ लिंकिंग नहीं होनी चाहिए थी, जीएसटीआर 1 के साथ लिंकिंग होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, लॉ ने रिटर्न लिख दिया, हमने कहा चलो वो रिटर्न के साथ देना चाहते होंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां स्पेशल बात क्या थी, इसमें जब उन्होंने रिटर्न के बेस पर टाइम लिमिटेशन दी थी तो यहां पर ड्यू डेट नहीं लिखी थी, यहां पर लिखा था फर्निशिंग, जिसका मतलब क्या था, यहां ड्यू डेट नहीं, यहां आपको एक्चुअल डेट कंसीडर करनी है। नीचे वाले दोनों प्रोविजन में मैंने क्या बोला, वहां आप क्या देख रहे हैं, ड्यू डेट। जब भी रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, चाहे 39 में हो रहा है या 52 में हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, साल खत्म होने के बाद सितंबर का महीना या क्वार्टर उसकी ड्यू डेट। लेकिन ऊपर ड्यू डेट का रेफरेंस नहीं था, मतलब यहां पर अलग तरीके से पढ़ा जाना था। एनुअल रिटर्न्स की बात ठीक है कि एनुअल रिटर्न हमेशा फर्निशिंग की डेट देखते हैं, लेकिन ऊपर ड्यू डेट की बजाय एक्चुअल डेट था। मेरी बात समझ में आई? तो पढ़ने से जो जल्दबाजी में पढ़ेगा, रफली पढ़ेगा, उसको ये डिफरेंस महसूस नहीं होगा, बट जो टेक्निकली पढ़ेगा वो ये समझ जाएगा कि सेक्शन 37 में जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिटेशन थी वो नीचे वाली टाइम लिमिटेशन से मैच नहीं कर रही थी। देयर वाज नॉट स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा एक बड़ी मिस्टेक और मैं आपको बताता हूं, यहां पर 37 ने जो टाइम लिमिटेशन बताई थी, उन्होंने इसमें एक्चुअल डेट बोली, रिटर्न बोली, रिटर्न कौन सी, साल खत्म होने के बाद सितंबर के महीने की। अच्छा प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां क्वार्टर का कोई भी रेफरेंस जो था वो नहीं था,
क्वार्टर का कोई भी रेफरेंस नहीं था। प्लीज ध्यान में रखिएगा। देखो सेक्शन 39 में जो रिटर्न फाइल हो रही है तो जीएसटीआर 3B मंथली और क्वार्टरली दोनों हो सकती है। एंड सेक्शन 39 ने जब टाइम लिमिटेशन दी थी तो उसने महीना और क्वार्टर दोनों का डिस्कशन लिया था। लेकिन जीएसटीआर 1 वो भी मंथली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर फाइल हो सकती है, लेकिन इसकी टाइम लिमिटेशन में क्वार्टर का कोई रेफरेंस नहीं था, क्वार्टर का कोई रेफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से ये टाइम लिमिटेशन जो थी वो लॉजिकल नहीं थी। सर इतना इलॉजिकल प्रोविजन उन्होंने बना रखा था, ये बेटा एक्चुअल में उन्होंने इलॉजिकल शुरुआत में नहीं बनाया था, ये बाद में इलॉजिकल बन गया। क्यों बन गया? शुरुआत में जीएसटी का लॉ जो आया था वो सिर्फ मंथली कंप्लायंसेस के फोकस में आया था। जीएसटीआर 1 शुरुआत में सिर्फ मंथली फाइल होती थी। ये तो लेटर ऑन लॉ ने जाकर के छोटे क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए क्वार्टरली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी, उधर वो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई, लेकिन टाइम लिमिटेशन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कहीं अमेंड नहीं किया गया। एंड इसके ऊपर हमेशा कंफ्यूजन रहती थी कि जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर है उनकी जीएसटीआर 1 में अगर मिस्टेक हो गई तो वो अपने ऊपर जो एप्लीकेबल टाइम लिमिटेशन पड़े वो कैसे पड़े, क्योंकि इसमें तो क्वार्टर का रेफरेंस ही नहीं है। और ये जो मिस्टेक है ये सिर्फ यहां पर नहीं हुई थी। लेट मी टेल यू, अगर और सेक्शंस की मैं बात करूं, जैसे आईटीसी अवेलमेंट के सेक्शन की मैं बात करूं, सेक्शन 16 ने टाइम लिमिटेशन दी थी। टाइम लिमिटेशन इसने दी थी अर्लियर ऑफ द टू डेट्स। नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स, या फिर फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो पहली डेट साल खत्म होने के बाद सितंबर के महीने की रिटर्न की ड्यू डेट, एंड दूसरी डेट साल की जो एनुअल रिटर्न फाइल हो रही है उसकी फाइलिंग डेट। अब यहां पहली डेट के ऊपर आप फोकस लो, ड्यू डेट पकड़ी है बहुत बढ़िया, रिटर्न की पकड़ी है बहुत बढ़िया, लेकिन अगेन रेफरेंस सिर्फ किसका है? मंथ का है। अब क्यूआरएमपी टैक्स पेयर बोल रहा है जी मैं तो सितंबर का जो क्वार्टर होता है उसकी रिटर्न फाइल करूंगा और मेरी रिटर्न की ड्यू डेट तो 22 या 24 होगी, लेकिन आपने यहां क्वार्टर की रिटर्न्स 22 या 24 की तो बात ही नहीं करी, आपने सिर्फ मंथ की बात करी है। और अगेन बेटा ये भी मिसमैच इस वजह से हो रहा है बिकॉज लो शुरुआत में सिर्फ मंथली कंप्लायंस वाला था, ये तो बाद में क्वार्टरली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, बट उसके इंट्रोडक्शन के साथ अदर प्रोविजंस का अलाइनमेंट जो था वो डिस्टर्ब हो गया। एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन फाइंड इन क्रेडिट नोट आल्सो। मेरी बात समझ में आ गई? तो टेक्निकली लॉ को अगर पढ़ा जाएगा तो इसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। खैर अब ये दिक्कतें नहीं है, लॉ ने एक अच्छा स्टेप लिया। लॉ ने यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो पहली टाइम लिमिटेशन मेंशन होती थी ना, पहली टाइम लिमिटेशन कहीं महीने की, कहीं क्वार्टर की एंड सो ऑन, कहीं ड्यू डेट और कहीं एक्चुअल डेट लिखा था सो ऑन, उस सब का डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। जो पहली टाइम लिमिटेशन इन सभी प्रोविजंस में लिखी हुई थी उसको चेंज करते हुए अब उन्होंने वहां पर सीधा लिख दिया 30 नवंबर। अब उन्होंने सीधा लिख दिया 30 नवंबर। तो अब अगर आपको आईटीसी अवेलमेंट की टाइम लिमिटेशन देखनी है तो आपकी पहली टाइम लिमिटेशन होगी जिस साल का भी वो इनवॉइस या डेबिट नोट है, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर, या फिर आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। सिमिलरली आपको क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग करनी है तो जिस भी साल में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। जीएसटीआर 1 का रेक्टिफिकेशन करना है तो जिस भी साल की जीएसटीआर 1 में मिस्टेक है, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर एंड एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन करना है सेक्शन 39 में, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। 52 में टीसीएस को अपनी रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन करना है जीएसटीआर 8 का, तो अगेन साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर एंड एनुअल रिटर्न एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। आ गई यूनिफॉर्मिटी? यस, एक ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। दूसरा क्या हुआ, जो अब ये पहली टाइम लिमिटेशन लिखी गई है अब ये 30 नवंबर है। पहले जितने भी प्रोविजन थे उसमें ड्यू डेट या एक्चुअल डेट वो बन रही थी, वो बेसिकली जर्नली क्या बन रही थी 20 अक्टूबर या रिटर्न वाले केस में 22 या 24 अक्टूबर, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में अब क्या बन रही है 30 नवंबर। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, एक तरीके से टाइम लिमिटेशन का एक्सटेंशन जो है वो भी इन सभी प्रोविजंस में हो गया है। आर यू ओके विद दिस? तो टाइम लिमिटेशन सारी मैंने इकट्ठी दे दी है सो दैट इसको मुझे आपको चैप्टर स्पेसिफिक बार बार रिपीट करना ना पड़े।
अच्छा, अब ये जो भी टाइम लिमिटेशंस का अमेंडमेंट किया गया, ये टाइम लिमिटेशंस का अमेंडमेंट बेटा इफेक्टिव हुआ 1 अक्टूबर 2022 से। अच्छा, वैसे एज अ स्टूडेंट जनरली अमेंडमेंट किस डेट से इफेक्टिव है आपको उन डेट्स को मेमोराइज नहीं करना होता, लेकिन ये मैं डेट कि ये चेंज अमेंडमेंट इस डेट से हुआ, ये मैं इस एंगल से बोल रहा हूं। अब विजुलाइज करिएगा, देयर इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फॉलोड बाय फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फॉलोड बाय फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब हमारी जो अमेंडमेंट हुई टाइम लिमिटेशन की वो हुई है 1 अक्टूबर 2022 से समवेयर इन बिटवीन दिस फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। तो एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ जब ये अमेंडमेंट्स हुई, तो ट्रेड में एक क्वेश्चन एक इशू ये अराइज हुआ कि ये जो आपने नई टाइम लिमिटेशन दी है जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, तो क्योंकि ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है तो जो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से रिलेटेड हमें काम करने होंगे, आईटीसी अवेलमेंट क्रेडिट नोट वगैरह, तो ये उसके लिए आगे से एक्सटेंडेड टाइम लिमिटेशन चलेगी, या ये जो बैकएंड वाला साल है 2021 एंड 22 का, इसके रिलेटेड जो मुझे अमेंडमेंट्स करनी होगी टाइम लिमिटेशन आईटीसी का चेक करना होगा, उसके लिए भी क्या ये अमेंडेड प्रोविजन जो होंगे वो पढ़े जाएंगे। दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि जो चेंजेस इन टाइम लिमिटेशन है वो 1 अक्टूबर 2022 दैट इज इस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर के रिलेशन में ये नई टाइम लिमिटेशन पढ़ी जाएंगी, या जो पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके रिलेशन में भी ये टाइम लिमिटेशन जो होगी वो पढ़ी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया जी 1 अक्टूबर से ये टाइम लिमिटेशन एप्लीकेबल हो गई है और ये पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में भी पढ़ी जाएंगी। कहने का मतलब, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में किसी टैक्स इनवॉइस का आप आईटीसी लेना भूल गए थे, आप उस फाइनेंशियल ईयर में उसका आईटीसी नहीं ले पाए थे और आप उसका आगे सब्सिक्वेंटली आईटीसी लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 16(4) में अब आप अपनी जो टाइम लिमिटेशन पढ़ेंगे इस ईयर के रिस्पेक्ट में भी जो अमेंडेड टाइम लिमिटेशन है वही पढ़ेंगे। और वो टाइम लिमिटेशन क्या है? 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। ये गवर्नमेंट ने जो है वो क्लैरिफिकेशन इशू किया, वो मैंने आपको साथ ही जो है टेबल के नीचे दिया है, देखिएगा। गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा द अबव एक्सटेंडेड टाइम लिमिट्स आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड ऑनवर्ड्स। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इसके अलावा इस अमेंडमेंट के साथ एक और कंफ्यूजन भी ट्रेड में था, वो भी सुनिएगा। अब उन्होंने ये कहा कि जैसे अब हमारी आईटीसी अवेलमेंट की ये टाइम लिमिटेशन जो आपने एक्सटेंड कर दी है, आपने लिख दिया यहां 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि एनुअल रिटर्न मैं 31 दिसंबर के आसपास ही फाइल करूंगा, बीइंग एन इंडियन में ड्यू डेट के आसपास ही जागता हूं, तो प्रैक्टिकली दोनों में से जो अर्लियर होगा वो मेरे पास होगा 30 नवंबर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब लोगों ने साथ में ये पूछा, जी ये जो पहली लाइन आपने टाइम लिमिटेशन की लिखी है जिसमें आपने कह दिया कि पहली टाइम लिमिटेशन जो आप देखेंगे वो देखेंगे 30 नवंबर, तो लोगों ने कहा ये 30 नवंबर का क्या मतलब होगा? 30 नवंबर का मतलब होगा एग्जैक्ट 30 नवंबर ही, या नवंबर की रिटर्न की ड्यू डेट, नवंबर की रिटर्न की ड्यू डेट कि एसएससी पूछ रहे हैं एक साल का क्रेडिट मैं लेना भूल गया, अब मैं आगे लेना चाहता हूं, तो ये जो टाइम लिमिटेशन है, ये टाइम लिमिटेशन वो मैं क्या समझूं कि अगर 21-22 का क्रेडिट मैं लेना भूल गया था, तो ये टाइम लिमिटेशन का मतलब ये होगा कि इस क्रेडिट को मैं 30 नवंबर तक ले सकता हूं, या मैं 30 नवंबर मतलब नवंबर की जो रिटर्न है उस रिटर्न के फाइल करने तक ले सकता हूं। लॉ मेकर ने बोला भाई अब तुम अगर इसको ऐसे पढ़ो कि नवंबर की रिटर्न में ले सकता हूं, तो फिर नवंबर की रिटर्न तो आगे 20 दिसंबर तक फाइल होगी, तुमने तो टाइम लिमिटेशन जो है और बढ़ा दी। तो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू करी कि हमने ये जो अमेंडेड टाइम लिमिटेशन दी है उसको आपने एज इट इज इसी सेंस में पढ़ना है, 30 नवंबर की सेंस में,
ठीक है जी। इसमें आपने ये नहीं पढ़ना कि नवंबर की रिटर्न में जो है वो क्लेम कर सकता हूं। पहले क्या था, वो सितंबर की रिटर्न से लिंक थी, अब ये रिटर्न से लिंक नहीं है, अब ये एग्जैक्ट डेट जो है उसके साथ लिंक है। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, पढ़ाता हूं आपको। गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई कि ये जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिटेशन है, ठीक है, इसको आपने किस सेंस में पढ़ना है। डाउट क्या था, पहले डाउट सुनो। डाउट हैव बीन रेज्ड वेदर टाइमलाइंस फॉर कंप्लायंसेस स्टैंड एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ फाइलिंग और फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या ये लाइन ये कहना चाह रही है कि डाउट ये है कि क्या टाइम लिमिटेशन जो एक्सटेंड हुई है वो जो नवंबर महीने की रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल करनी होती है उसकी डेट तक एक्सटेंड हुई है, या द सेड कंप्लायंसेस कैन बी कैरिड आउट इन अ रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड और फर्निश्ड अप टू 30th नवंबर। ठीक है जी, क्या नवंबर की रिटर्न स्टेटमेंट तक के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई है, या एग्जैक्ट 30th नवंबर की डेट तक जो आप फाइल करोगे 30th नवंबर की डेट तक टाइम लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा जी द सेड कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी कैरिड आउट इन द रेलेवेंट रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड और फर्निश्ड अप टू 30th नवंबर। ध्यान में रखिएगा, जो भी रिटर्न या स्टेटमेंट आप 30th नवंबर तक फर्निश करेंगे उसमें टाइम लिमिटेशन है। नवंबर की रिटर्न और स्टेटमेंट जो फाइल करोगे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू फोकस नवंबर तक जो भी आप रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। एंड सेकेंड लाइन तो कंपैरिजन में रहती है, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा मैंने आपको चार्ट और एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए बना के दे दिया, जरा इसको और देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज द सब्सिक्वेंट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि ये व्यक्ति जो है ये इस टैक्स इनवॉइस का जो उसको लेट्स सपोज इस साल में अगस्त में आया था, इसका क्रेडिट जो है वो बुक करना भूल जाता है। इस पूरे साल में वो इसका क्रेडिट बुक नहीं करता, उसे नहीं ध्यान में रहता है। इसका क्रेडिट अब वो लेटर सब्सिक्वेंट ईयर इसमें जो है वो बुक करना चाहता है। अब सब्सिक्वेंट ईयर में उसको बुक करने के लिए जिस टाइम लिमिटेशन का ध्यान में रखना है, प्लीज अप्रिशिएट करिएगा, पहले अमेंडमेंट से पहले उसकी टाइम लिमिटेशन क्या जा रही थी और अमेंडमेंट के बाद क्या जाएगी उसको हम समझते हैं। प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि यह हमारा नॉर्मल सप्लायर है, नॉन क्यूआरएमपी। तो अमेंडमेंट से पहले अब देखिएगा, पहले किस चीज के ऊपर फोकस था, सितंबर महीने की रिटर्न की ड्यू डेट के ऊपर फोकस था। सितंबर महीने की रिटर्न की ड्यू डेट के ऊपर फोकस था। अमेंडमेंट के बाद फोकस किसके ऊपर है, नवंबर के महीने की रिटर्न की ड्यू डेट नो, नवंबर के महीने की रिटर्न की एक्चुअल डेट नो, रेदर देन एग्जैक्ट नवंबर। सिचुएशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूं कि वो व्यक्ति जो है अपनी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न जो है बीइंग एन इंडियन वो दिसंबर के महीने में एंड में ही फाइल करता है, लेट्स सपोज 30th दिसंबर। तो अमेंडमेंट से पहले आप कब तक आईटीसी अवेल कर सकते थे एंड अमेंडमेंट के बाद आप कब तक आईटीसी अवेल कर सकते हैं, स्टार्ट से आप समझिएगा। सितंबर के महीने की रिटर्न की बात करूं तो ड्यू डेट है 20, फाइल करने वाला पहले भी फाइल कर सकता है, बाद में भी फाइल कर सकता है। अक्टूबर के महीने की बात करूं, ड्यू डेट है हमारे पास 20 नवंबर, फाइल करने वाला पहले भी फाइल कर सकता है, बाद में भी फाइल कर सकता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर बात करूं आपके साथ में नवंबर के महीने की, ड्यू डेट है 20 दिसंबर, फाइल करने वाला पहले भी फाइल कर सकता है और बाद में भी फाइल कर सकता है। जब अमेंडमेंट से पहले आप आईटीसी की टाइम लिमिटेशन देखते थे तो आप देखते थे सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। एंड इन आवर केस क्योंकि एनुअल रिटर्न बाद में फाइल है तो हमारी हमेशा जो टाइम लिमिटेशन बनती होगी वो क्या बनती होगी, सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट। तो अकॉर्डिंगली शुरुआत के 2 केसेस टाइम लिमिटेशन के अंदर आ जाएंगे, बाद के सारे केसेस जो होंगे वो टाइम लिमिटेशन के बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप अब अमेंडेड प्रोविजंस को जब आप पढ़ेंगे तो अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से आपकी कट ऑफ डेट बनेगी 30th नवंबर
या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न अभी भी बाद में है, तो बेसिकली आपकी कट ऑफ डेट क्या बनेगी 30 नवंबर। तो इस गिवन सिचुएशन में इस पर्सन ने 30 नवंबर तक जो भी रिटर्न फाइल करी, उस रिटर्न में वो अपने आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकता है। तो इसमें पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस भी आ जाएगा, छठा केस भी आ जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने नवंबर के महीने की रिटर्न जो मैं 20 दिसंबर या 18 दिसंबर को फाइल करूंगा, मैं उसमें आईटीसी क्लेम कर लूं, तो वह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नवंबर महीने की रिटर्न है, पर ये 30 नवंबर के बाद फाइल हो रही है। कट ऑफ डेट जो है वो 30 नवंबर है। आई वुड लाइक टू रिपीट, 30 नवंबर है एग्जैक्ट, नोट नवंबर के महीने की रिटर्न की ड्यू डेट या फिर एक्चुअल डेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज अ वंडरफुल पीस ऑफ अमेंडमेंट। लॉजिक नंबर 1, अब स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम लिमिटेशन हो गया है। दूसरा, टैक्स पेयर्स को एक्सटेंडेड टाइम लिमिटेशन जो है वो ऑफर कर दी गई है। चलिए जी, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी सप्लाई के चैप्टर से रिलेटेड है। अब सप्लाई के चैप्टर में सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है एज टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल 2 पैरा 5। शेड्यूल 2 हमारे पास जो था वो बात करता है कि कौन सी एक्टिविटी जो होगी वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी और कौन सी जो होगी वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। एंड इसमें पैरा 5 जो है वो इन प्रिंसिपल बात करता था कि आपका जो टॉलरेंस ऑफ एक्ट वाली एक्टिविटी है, या आपकी एक्टिविटी अगर आप किसी काम को मना करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, या अगर आप किसी काम को करने के लिए ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, तो उन एक्टिविटी को जो होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पैरा 5 में ये लिखा था। अब इस पैरा 5 को आपने कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है, उसको लेकर के सीबीआईसी की तरफ से एक वंडरफुल क्लैरिफिकेशन आया है। जस्ट मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको ये बताया था कि इंटरनेशनली टॉलरेंस ऑफ एक्ट कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, उसको लेकर के इंटरनेशनली लॉ में काफी चेंजेस हुए हैं। ठीक है जी। लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर आप रिकलेक्ट कर पाए तो मैंने आपको बोला लिक्विडेटेड डैमेजेस इंटरनेशनली उसके ट्रीटमेंट में चेंज हुआ है, और इंटरनेशनली अब पोजीशन ये हो गई है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उनको टॉलरेंस ऑफ एक्ट का कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा, उनको तो सिंपली कंपनसेशन कहा जाएगा। एंड कंपनसेशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। और उसी इंटरनेशनल प्रैक्टिस को देखते हुए सीबीआईसी ने यहां पर जो है एक वंडरफुल क्लैरिफिकेशन दी है। ठीक है, जिसमें क्लियरली उन्होंने कह दिया लिक्विडेटेड डैमेजेस व्हेन इन द नेचर ऑफ डैमेजेस, तो दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो टॉलरेंस ऑफ एक्ट का कंसिडरेशन है, उस पर जीएसटी लगा दो एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, ये जो सर्कुलर है इसका डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो इसकी मैंने सेपरेट एक पूरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप इसको वहां से कवर अप करेंगे। अभी आज के लेक्चर में इसके डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सेपरेट वीडियो से इसे कवर करिएगा। पर आप सभी लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, पेपर के लिए आप इस सर्कुलर पर पूरी मास्टरी करके जाइएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा 100%। तो बी वेरी वेरी क्लियर एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सर्कुलर। इसी वजह से वो मैंने इंडिपेंडेंट डिटेल वीडियो डाली है। चलिए प्रोसीड करता हूं आगे। नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने अमेंडमेंट्स का बेस बनाया, दैट इज चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स, इफ यू कैन रिकलेक्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स के बेसिकली हमारे पास जो गवर्निंग प्रोविजन है वो लेट डाउन किए गए हैं सेक्शन 49 में। सेक्शन 49 में बताया गया था कि जीएसटी में किस तरीके से एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टैक्स की पेमेंट करता है। याद है, एक रजिस्टर्ड पर्सन के पोर्टल पर लेजर बनाए जाएंगे, एक ई लायबिलिटी लेजर होगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी, ई कैश लेजर होगा जिसमें वो जो कैश डिपॉजिट कराएगा चालान से वो रिकॉर्ड किया जाएगा, एक ई क्रेडिट लेजर होगा जिसमें उसके क्रेडिट का रिकॉर्ड जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा। और जो पर्सन अपनी लायबिलिटी देगा ई लायबिलिटी लेजर में, वो या तो क्रेडिट से देगा या फिर कैश से देगा। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, क्रेडिट से हर लायबिलिटी नहीं दी जाती, उससे सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी जाती है। कैश जो है वो सभी तरीके की लायबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। होपफुली आपको थोड़े थोड़े प्रोविजन रिकलेक्ट हो गए होंगे। अब अमेंडमेंट किस किस एरिया में हुई है तो बात सुनिएगा। अमेंडमेंट का पहला एरिया इस चैप्टर में जो है दैट इज ई लायबिलिटी लेजर। ई लायबिलिटी लेजर को लेकर के सेक्शन 49(7) में लिखा हुआ था कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन होगा तो उसकी सभी लायबिलिटीज का रिकॉर्ड जो होगा वो पोर्टल पर ई लायबिलिटी लेजर में मेंटेन किया जाएगा इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, और वो प्रेस्क्राइब मैनर रूल 85 में जो थी वो बताई गई थी।
अब रूल 85 ये कहता था जी, ये जो आपका ई लायबिलिटी लेजर होगा, इसमें आपकी लायबिलिटी जो रिटर्न रिलेटेड होंगी वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी, और जो रिटर्न रिलेटेड नहीं अदरवाइज आपकी लायबिलिटी बनी होगी वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आप अपनी लायबिलिटी सेल्फ असेस करके रिपोर्ट करते हैं, तो जो आप खुद से सेल्फ असेस करके रिपोर्ट करेंगे दैट इज योर रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी, वो भी इस लेजर में लिखी जाती है। एंड आपकी वो लायबिलिटी जो आपने रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करी, रिटर्न के अलावा रिपोर्ट करी जीएसटी डीआरसी 03 से, या फिर ऑफिसर ने आपकी कोई लायबिलिटी निकाली, तो वो सब भी आपके ई लायबिलिटी लेजर में प्रॉपर रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है जी। अब रूल 85 में जो चेंज हुआ है वो बड़ा कॉस्मेटिक सा चेंज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉ के कुछ प्रोविजंस रिटर्न रिलेटेड रिडंडेंट थे, जिनको फाइनेंस एक्ट 2022 ने ऑमिट कर दिया। मेरी फर्स्ट वीडियो पहले आपको सुननी है, अगर आपने नहीं सुनी है तो। जीएसटी के लॉ में रिटर्न रिलेटेड प्रोविजन, मैचिंग के प्रोविजन सेक्शन 42 एंड 43 जो थे वो ऑमिट कर दिए गए हैं, बिकॉज वो कभी ऑपरेशनल नहीं हुए थे। अब रूल 85 में उनका रेफरेंस यूज हो रहा था, उसको भी साथ में ऑमिट कर दिया गया है। तो ये प्रोविजन ऑपरेशनल ही नहीं थे। इससे आपके ने जो पढ़ा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, जो आप पढ़ चुके हैं वो परफेक्ट है। ये सिंपली वो था, नॉन ऑपरेटिव प्रोविजन जो है वो ऑमिट कर दिए गए हैं। फिर भी एक बार पढ़ देता हूं। 85(2) ने लिखा था कि आपके ई लायबिलिटी लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा, नंबर 1, अमाउंट पेबल एज पर रिटर्न फर्निश्ड, आपने रिटर्न से जो लायबिलिटी बताई। बी, अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय पीओ, वो लायबिलिटी जो कि प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर से निकाली, या एज असर्टेन बाय द सेड पर्सन। सेड पर्सन का मतलब जिसका ये ई लायबिलिटी लेजर है। ठीक है जी। तो ए ने क्या बोला? पर्सन ने रिटर्न से जो बताई। बी ने बोला जो ऑफिसर ने निकाली, एंड बी ने आगे क्या बोला? इसके अलावा वो लायबिलिटी जो आप ही ने बताई पर रिटर्न से नहीं, आपने अदरवाइज बताई, मतलब बेसिकली डीआरसी 03 से जो बताई। इसके अलावा इसमें सी में लिखा हुआ था कि सी में आपके लेजर में यह भी लिखा जाएगा टैक्स और इंटरेस्ट जो मिसमैच सेक्शन 42 एंड 43 की वजह से आया। एंड एज आई हैव टोल्ड यू ये ऑपरेशनल नहीं है, तो इनका रेफरेंस डिलीट कर दिया गया है। एंड डी सिंपल कह रहा है आपके इंटरेस्ट लायबिलिटी जो टाइम टू टाइम अगर कोई एक्रू हो रही है तो वो इस लेजर में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये जो पहली अमेंडमेंट है ये सिंपली रिडंडेंट प्रोविजंस का रेफरेंस डिलीट करना है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। बात करते हैं दूसरी अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये है आपकी ई कैश लेजर से रिलेटेड। अच्छी अमेंडमेंट है, सिंपल अमेंडमेंट है, लेकिन ई कैश लेजर को लेकर के सेक्शन 49 वो ये कहता था कि आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट जो है वो या तो क्रेडिट लेजर से करते हैं या फिर ई कैश लेजर से। अब ई कैश लेजर का मतलब आप कैश से पे कर रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब वो कैश आप किन किन तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हैं, सेक्शन 49(1) में वो बताया गया था कि जो जीएसटी का चालान आप क्रिएट कर रहे हो ना डिपॉजिट करने के लिए, तो उस चालान में जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उसको किस किस तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हो, मोड ऑफ डिपॉजिट। और इसमें यह लिखा गया था कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं बाय इंटरनेट बैंकिंग, बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बाय एनईएफटी और आरटीजीएस, या फिर बाय अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड। सेक्शन कह रहा था कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और इसके अलावा हम प्रेस्क्राइब जो अलग मोड्स आपको रूल्स में करेंगे उनके हिसाब से कर सकते हैं। और उन्होंने रूल में एक एक्स्ट्रा मोड जो प्रेस्क्राइब किया हुआ था वो प्रेस्क्राइब किया हुआ था ओवर द काउंटर पेमेंट। ठीक है, कि आप चालान तैयार करके बैंक के काउंटर पर भी जा सकते हैं और वहां पर जो है पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट। ओवर द काउंटर पेमेंट अगर होगी तो ये आपको चालान लेकर के ऑथराइज बैंक में जाना पड़ेगा। और यहां पर एक लिमिटेशन थी कि अगर ओवर द काउंटर डिपॉजिट करोगे तो आप 10,000 पर चालान जो होगा वो डिपॉजिट कर सकोगे, और आपको इस चालान के साथ या तो कैश या फिर चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो होगा वो देना पड़ेगा। क्या ये उनका एक एक्स्ट्रा प्रेस्क्राइब तरीका था। लॉ ने ये बताए थे और बोला था बाकी गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से प्रेस्क्राइब करेगी, और गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब में ये एक एक्स्ट्रा जो था वो प्रेस्क्राइब किया हुआ था। अब गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को फर्दर फैसिलिटेट करते हुए 2 एक्स्ट्रा मोड ऑफ डिपॉजिट रूल के थ्रू जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। 2 एक्स्ट्रा मोड ऑफ डिपॉजिट रूल के थ्रू प्रेस्क्राइब
कर दिए हैं। ये येलो पोर्शन जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, दीज आर द न्यू एडिशनल मोड ऑफ डिपॉजिट जो कि रूल 87(3) में अमेंडमेंट्स के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। सिंपल, एक इन्होंने बोला है कि आप यूपीआई किसी भी बैंक के थ्रू यूज करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड दूसरा आप आईएमपीएस किसी भी बैंक के थ्रू करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा चेंज है, बड़ा सिंपल सा चेंज है। अच्छा, इसमें फर्दर एक एडिशनल बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आईएमपीएस वाले मोड से आप डिपॉजिट करेंगे, अगर आईएमपीएस वाले मोड से आप ई कैश लेजर में डिपॉजिट करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आईएमपीएस से डिपॉजिट करने के लिए चालान आप पोर्टल पर बनाएंगे और साथ में एक मैंडेट फॉर्म भी जो होगा वो आपको पोर्टल पर बनाना पड़ेगा। देखिएगा मैंने क्या लिखा, मैंने कहा इन केस डिपॉजिट इज मोड बाय आईएमपीएस मोड देन मैंडेट फॉर्म along with चालान shall be generated over GST portal and shall be submitted to the bank where payment is to be made। पहले ये जो मैंडेट जनरेशन वाली फॉर्म थी, बात थी, ये आती थी एनईएफटी आरटीजीएस के रिस्पेक्ट में कि अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू डिपॉजिट कर रहे हैं तो चालान बनाएंगे और मैंडेट फॉर्म भी पोर्टल पर बनाएंगे और उन दोनों को जा करके जो होगा वो बैंक में दे करके डिपॉजिट करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि तरीके दो नए हैं, यूपीआई एंड आईएमपीएस। यूपीआई में कोई दिक्कत नहीं है, बट आईएमपीएस वाले केस में आपको चालान के साथ साथ एक मैंडेट फॉर्म भी जो होगा वो पोर्टल पर बनाना पड़ेगा और बैंक जहां पेमेंट करने जा रहे हैं वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, एक एडिशनल बात जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो अमेंडमेंट है जिसमें ये 2 एक्स्ट्रा मोड आपको अलाउ कर दिए गए हैं, प्रैक्टिकली अभी ये पोर्टल पर ऑपरेटिव नहीं हुए हैं। वी आर डूइंग दिस लेक्चर इन फरवरी, ठीक है, तो जिस दिन मैं आज ये आपको लेक्चर दे रहा हूं टिल डेट ये मोड अभी पोर्टल पर जो है वो ऑपरेटिव नहीं हुए। लॉ अमेंड करके ये प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं। पोर्टल की फंक्शनैलिटी जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, जल्द ही ये प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। पर ध्यान में रखिएगा, एज अ स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकली क्या चल रहा होता है उससे मतलब नहीं होता, ठीक है जी। आपको प्रैक्टिकली से मतलब नहीं होता, थ्योरी से मतलब होता है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो अब आपको ये सारे मोड्स का डिस्कशन जो होगा वो करना पड़ेगा। आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल। चलिएगा, ई कैश लेजर को लेकर के एक और अमेंडमेंट हुई है और वो हुई है ई कैश लेजर से रिलेटेड सेक्शन 49 सबसेक्शन 10। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10, इसमें यह बताया गया था कि जो ई कैश लेजर में जो पैसा है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप सभी जानते हैं ई कैश लेजर में अगर आपने कोई डिपॉजिट कराया तो उससे आप सभी तरीके की पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स की हो या फिर अदर ड्यूज की। अब इन्होंने 49(10) में एक स्पेशल बात जो बोली हुई थी वो ये बोली हुई थी, इफ यू कैन रिकलेक्ट ई कैश लेजर, थोड़ा सा अगर हम विजुलाइज करें तो ई कैश लेजर है आपका, लेट्स सपोज सीजीएसटी एक्ट में आपने सीजीएसटी के लिए ई कैश लेजर मेंटेन किया पोर्टल पर जो कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। तो अब सीजीएसटी एक्ट में आपको हो सकता है टैक्स पे करना, हो सकता है इंटरेस्ट पे करना, हो सकता है पेनल्टी पे करनी हो सकता है फीस पे करनी हो सकता है कुछ अदर अमाउंट पे करना हो। तो जो आपका ई कैश लेजर सीजीएसटी एक्ट के एंगल से पोर्टल पर मेंटेन किया जाएगा उसमें ये कैटेगराइजेशन देते हुए जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा। और आप सभी को पता है जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो आप चालान जब भी तैयार करेंगे सीजीएसटी के डिपॉजिट के लिए तो आप बता करके चलेंगे कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो टैक्स के लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पेनल्टी के लिए कर रहे हैं, फाइन के लिए कर रहे हैं या फिर अदर्स के लिए। और आपको अकॉर्डिंगली पोर्टल पर आपका ये कैटेगराइजेशन वाइज जो भी आपका पैसा डिपॉजिटेड है वो नजर आएगा। अच्छा, अब अगर आप एसजीएसटी की बात करते हैं या आईजीएसटी की बात करते हैं, लेट्स सपोज पहले मैं आईजीएसटी की बात कर लेता हूं। अब आप जानते हैं आईजीएसटी के लिए भी आपका ई कैश लेजर मेंटेन्ड होगा, ऑब्वियसली सेपरेट मेंटेन नहीं होगा, वो कॉम्युलेटिवली मेंटेन करते हैं। अब आईजीएसटी के ई कैश लेजर के प्रोविजन जो है वो आईजीएसटी एक्ट देता है और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 20 बेसिकली ये कहता है कि सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजन ही मुटेटिस मुटेंडिस हम अप्लाई कराएंगे। तो आपको सिमिलर बेसिस पर आईजीएसटी का डिपॉजिट जब आप करोगे तो स्पेसिफाई करते हुए किस पर्पस के लिए कर रहे हो डिपॉजिट करोगे और अकॉर्डिंगली हेड में जो होगा पोर्टल उसको शो करेगी। बात मैं करूं आपकी एसजीएसटी की या फिर यूटीजीएसटी,
एज द केस में भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो एसजीएसटी एंड ड्यूटी जीएसटी के ई कैश लेजर की बात करोगे तो वहां भी गवर्निंग प्रोविजन यही कहते हैं कि भाई साहब आप सिमिलर तरीके से सेम सेक्शन 49 ऑफ एसजीएसटी एक्ट कहता है कि आप इस तरीके से स्पेसिफाई करते हुए जो होगा वो डिपॉजिट करोगे और वो इस तरीके से नजर आएगा। तो आपके ई कैश लेजर, मुझे जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा थोड़ा टेक्निकल बात करने वाला हूं। आपका ई कैश लेजर सीजीएसटी एक्ट में सीजीएसटी के लिए मेंटेन हो रहा है, आईजीएसटी का ई कैश लेजर आईजीएसटी एक्ट से मेंटेन हो रहा है बट इन अ सिमिलर फैशन, एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का ई कैश लेजर वो एसजीएसटी एक्ट के प्रोविजन से मेंटेन हो रहा है बट इन अ सिमिलर मैनर। और पोर्टल तीन ई कैश लेजर सेपरेट मेंटेन नहीं करेगी, तो वो एक ही ई कैश लेजर कॉम्युलेटिव बेसिस पर आपको जो है वो शो करती है। अब मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में, उसने लेट्स सपोज अपने ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है और लेट्स सपोज उसने सीजीएसटी के हेड में, टैक्स के हेड में पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है। अच्छा, आपको यह भी याद होगा, ये वाले हेड होते हैं इनको हम बोलते हैं मेजर हेड, और ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और ये अदर्स के होते हैं इसको हम बोलते हैं माइनर हेड्स। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली का जो है उसने अपने सीजीएसटी मेजर हेड में टैक्स वाले माइनर हेड में पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है। ठीक है कि मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी बनेगी तो मैं यूज करूंगा। आईजीएसटी या एसजीएसटी में उसने कोई डिपॉजिट करके नहीं रखा हुआ, उसने कहा जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके नहीं रखा हुआ। अब इन अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड वो जो सप्लाई करता है, लेट्स सपोज वो कर देता है इंटर स्टेट सप्लाई, जिसके ऊपर उसकी आती है आईजीएसटी की लायबिलिटी। अब आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो उसे पे करने के लिए उसे आईजीएसटी टैक्स में डिपॉजिट चाहिए, बट उसके पास है नहीं। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि अब उसे आईजीएसटी की लायबिलिटी देनी है, आईजीएसटी के कैश डिपॉजिट से ये जाएगी, पर अगर उसमें पैसा ना हो तो लॉ ने इस रजिस्टर्ड पर्सन को एक फैसिलिटी क्या दे रखी थी, ये सीजीएसटी से यहां पैसा ट्रांसफर कर सकता है। कैसे ट्रांसफर करेगा? पोर्टल पर जाकर के इसे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी पीएमटी 03। उस फॉर्म को फाइल करके ये बताएगा जी मैं सीजीएसटी से आईजीएसटी में पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे वहां डिपॉजिट की जरूरत है ताकि मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी पे कर सकूं। जब वो ये फॉर्म फाइल कर देगा तो पोर्टल जो होगी वो इस पैसे को सीजीएसटी से जो होगा वो आईजीएसटी के हेड में जो होगा वो ट्रांसफर कर देगी। सीजीएसटी से ये पैसा चला गया है तो ये मान लिया जाएगा कि सीजीएसटी से उसे ये रिफंड दे दिया गया है, एंड आईजीएसटी में ये पैसा डाला गया है तो ये माना जाएगा कि पर्सन ने खुद से जो है वो डिपॉजिट कराया है। एक्चुअल में ना तो उसने रिफंड लिया ना ही उसने एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया, बट इस फॉर्म के बेसिस पर ये डीम्ड कर लिया जाता है कि जैसे ट्रांसफर कराने का मतलब यह है कि उसने सीजीएसटी का रिफंड ले लिया और आईजीएसटी में फ्रेश डिपॉजिट कर दिया। इससे कन्वीनियंस टैक्स पेयर को हो जाती है। यू अंडरस्टैंड दिस। और फिर आप फर्दर ये भी जानते हैं कि ये ट्रांसफर अगर इसे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में करना हो तो क्या ये वहां भी कर सकता है? आंसर इज यस। लॉ ने पूरी फैसिलिटी इसे दी थी। लॉ ने लिखा था स्पेसिफिकली, सेक्शन 49(10) में ये बात स्पेसिफिकली लिखी थी कि आपके सीजीएसटी ई कैश लेजर में जो डिपॉजिट है उसे आप आईजीएसटी वाले में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और एसजीएसटी यूटीजीएसटी वाले में भी कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको सीजीएसटी के कैश लेजर में ही किसी दूसरे माइनर हेड में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्रीली ट्रांसफर जो था वो अलाउ किया गया था अंडर सेक्शन 49(10). आई होप दिस इज क्लियर। अब जो सेक्शन 49 सीजीएसटी का था वो सीजीएसटी के ट्रांसफर को परमिट करता था, और यही मुटेटिस मुटेंडिस आईजीएसटी एक्ट में अप्लाई होता था तो वो आईजीएसटी से इसी तरीके के सभी ट्रांसफर अलाउ करता था। एंड 49(10) ऑफ एसजीएसटी एक्ट वो सिमिलर प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट के लिए लेट डाउन करता था, तो वो भी उसे ऐसे सभी तरीके के ट्रांसफर लेट डाउन करता था। कहने का मतलब किसी भी हेड से किसी भी मेजर हेड किसी भी माइनर हेड में फ्रीली ट्रांसफर हो सकता था। सर बदल गया क्या? नहीं, ये नहीं बदला, ये जो है ये एज इट इज है। अब जो बदलाव है वो एक वेलकम चेंज ये है। अब मान लीजिए ये हमारे पास मिस्टर एक्स है, सिचुएशन हम सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में भी और इसके अलावा लेट्स सपोज वो हरियाणा में भी सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आप सभी जानते हैं एक पर्सन अगर अलग अलग स्टेट में ऑपरेट करेगा तो उस जीएसटी, क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, तो उसे अलग अलग स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो लेना होगा। अच्छा, और इसको याद है हम क्या बोलते थे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। आप भले ही मिस्टर एक्स हो बट लॉ के पर्पस के लिए आपके दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे, और रजिस्ट्रेशन दो हैं तो उसके एंगल से अब आपको बोला जाएगा इस रजिस्ट्रेशन पर आप एक अलग पर्सन हो और इस रजिस्ट्रेशन से आप एक अलग पर्सन हो, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन।
अच्छा, अब ये पर्सन अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसका एक सेपरेट जीएसटीएन नंबर है, तो एक ऑब्वियस सी बात है एज अ सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन इसके सेपरेट ई लायबिलिटी लेजर, सेपरेट ई कैश लेजर एंड सेपरेट ई क्रेडिट लेजर होंगे। एज दिल्ली रजिस्टर्ड पर्सन आपके तीनों लेजर अलग होंगे और एज हरियाणा रजिस्टर्ड पर्सन आपके तीनों लेजर अलग होंगे। अब मान लेते हैं इसका हरियाणा में जो है वो सेपरेट इसी तरीके का जो है वो ई कैश लेजर है, सीजीएसटी का भी, आईजीएसटी का भी एंड एसजीएसटी का भी, जिसमें सभी माइनर हेड्स के साथ ये लेजर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको ये ध्यान में रखना है कि ये जब इस जीएसटीएन की लायबिलिटी पे करेगा तो उसके लिए अपने उस ई कैश लेजर का ख्याल रखेगा, और जब वो इस वाले जीएसटीएन की लायबिलिटी पे करेगा तो फिर वो इसका जो ई कैश लेजर सेपरेट है उसका ख्याल रखेगा। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हो रही है कि इसकी दिल्ली में इसके पास ई कैश लेजर में डिपॉजिट पड़ा हुआ है टैक्स। दिल्ली में इसका जो ई कैश लेजर है उसमें डिपॉजिट पड़ा हुआ है टैक्स, बट इसकी उस पर्टिकुलर महीने में दिल्ली में कोई सेल ही नहीं हुई, कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं है, तो जो इसके पास कैश पड़ा हुआ है दिल्ली में वो अभी इसका यूटिलाइज नहीं होने वाला। लेकिन इसकी हरियाणा में जहां ये सेपरेट रजिस्टर्ड है, हरियाणा में इसकी सेपरेट जो है वो जीएसटी लायबिलिटी है। दिल्ली में सेल नहीं हुई तो लायबिलिटी नहीं है, बट हरियाणा से सेल हुई तो लायबिलिटी है, तो इसे वो जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है। इसने अपने क्रेडिट सेट ऑफ किए, क्रेडिट सेट ऑफ के बाद भी कैश की जरूरत है। ठीक है जी। अब ये आदमी ये चाहता था कि ये जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन का इसका ई कैश लेजर है उसमें तो टैक्स पड़ा ही हुआ है, तो वो पैसा जो है वो मैं यहां पर ट्रांसफर कर लूं। और प्लीज ध्यान में रखिएगा इस ट्रांसफर के कोई प्रोविजंस नहीं थे। लॉ ने ई कैश लेजर का ट्रांसफर जो अलाउ किया था वो क्या किया था कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपका जो ई कैश लेजर है विद इन दैट आप किसी भी तरीके का ट्रांसफर कर पाओगे। आप सेपरेटली रजिस्टर्ड हो तो आप एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो, उसमें किसी तरीके का कोई भी ट्रांसफर जो होगा वो नहीं हो पाएगा, विच इज क्वाइट लॉजिकल। मेरा दिल्ली का क्रेडिट अलग है, मेरा हरियाणा का क्रेडिट अलग है, दिल्ली का कैश लेजर अलग है, हरियाणा का कैश लेजर अलग है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है। लेकिन लोगों की कंसिस्टेंटली डिमांड थी कि भाई साहब आप हमें इस ट्रांसफर को भी अलाउ कर दो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, नहीं तो हमें एक जगह कैश पड़े रहते हुए भी दूसरी जगह पर कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में अमेंडमेंट कर दी गई है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 जो अभी तक सिर्फ इस केस को हैंडल करता था उसको अमेंड किया गया, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, और अब उसमें दो तरीके के ट्रांसफर के प्रोविजन लिखे गए। जो पहला ट्रांसफर था इसको उन्होंने 4910A में लिख दिया, एंड दूसरे ट्रांसफर को कवर अप करने के लिए उन्होंने 4910B बना दिया। पहले 4910 था सिंपली, जो कि एक ही ई कैश लेजर की बात करता था। अब उन्होंने 4910 के दो पार्ट कर दिए। 4910A उसमें पहली वाली बात ही लिखी हुई है, एंड 4910B उसमें उन्होंने जो है वो दूसरी वाली बात लिखी, और उन्होंने बोला कि एज पर अमेंडेड सेक्शन 4910A ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, एज पर अमेंडेड सेक्शन 4910A ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो आपका सीजीएसटी का ई कैश लेजर होगा एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप उसमें पड़े हुए अपने सीजीएसटी को, सीजीएसटी एक्ट है तो वो सीजीएसटी की बात करेगा, तो सेक्शन 4910B अब आपका ये कह रहा है कि एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपका जो ई कैश लेजर है उसमें पड़े हुए आप सीजीएसटी को, प्लीज पे प्रॉपर एम्फेसिस, उसमें पड़े हुए आप सीजीएसटी को एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, जो आपका दूसरा ई कैश लेजर है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आप सीजीएसटी को या तो दूसरे ई कैश लेजर में सीजीएसटी में ट्रांसफर करेंगे या आईजीएसटी में करेंगे, आप एसजीएसटी में नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका ई कैश लेजर है और आप उसी ई कैश लेजर में कुछ करना चाहते हो तो आप सारे हेड में आपस में खेल सकते हो। लेकिन अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, जो आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, आप अगर उसके ही कैश लेजर में ट्रांसफर करना चाहते हो तो जो उन्होंने प्रोविजन दी है वो उन्होंने बोला है कि भाई साहब आप
अपने सीजीएसटी से या तो सीजीएसटी या आईजीएसटी में डालोगे, एसजीएसटी के ट्रांसफर को उन्होंने वहां पर परमिट नहीं किया है। आर यू ओके विद दिस? आर यू कंफर्टेबल? मैं एक बार के लिए आपको लीगल टेक्स्ट जरा फटाफट से रेफरेंस में दिखा देता हूं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10, दिस इज द लीगल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था जहां मुझे कुछ पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर आपके साथ लीगल टेक्स्ट होगा वो यूज करूंगा। तो लीगल टेक्स्ट वाली बुक भी मैंने आपको सेपरेट दे रखी है जो मैं लिमिटेड बेसिस पर यूज करूंगा। ये आपको 4910 नजर आ रहा है स्क्रीन पर। अब 4910 आपको कह रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन, मान लीजिए आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, तो आप पढ़ रहे हैं अब इसको, अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल, पोर्टल पर वो ट्रांसफर कर सकता है। क्या ट्रांसफर कर सकता है? एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। तो आपका जो ई कैश लेजर सीजीएसटी एक्ट में मेंटेन्ड है, आपका जो ई कैश लेजर सीजीएसटी एक्ट में मेंटेन्ड है, उसमें आपका पैसा भले ही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या एनी अदर अमाउंट के तौर पर डिपॉजिट है, वो किसी भी माइनर हेड में डिपॉजिट है, बट सीजीएसटी वाला आपका पैसा है। तो उन्होंने क्या बोला, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और कौन सा ध्यान रखिएगा, ए में इन्होंने बोला अब आप इसे ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, चाहे वो आईजीएसटी वाला हो, चाहे वो सीजीएसटी वाला हो, चाहे वो स्टेट टैक्स वाला हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी टैक्स वाला हो, चाहे वो सेस वाला हो। मतलब आप सीजीएसटी में किसी भी नाम से पैसा पड़ा हुआ है उसको आप आईजीएसटी, इवन सीजीएसटी का कोई दूसरा माइनर हेड, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, किसी में भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन दैट कैश लेजर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी इसे ट्रांसफर कर दो। आर यू ओके विद दिस? लेकिन बी पार्ट जो नया बना है इसमें उन्होंने क्या लिखा है, आप उसी ई कैश लेजर में पड़े हुए किसी भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो टू इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25(4) और 25(5). 24(4) एंड 25(5) का मतलब आप ही का सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, वहां आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो, एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आपका सेपरेट ई कैश लेजर है, उस ई कैश लेजर में आप आईजीएसटी एंड सीजीएसटी में उसे ट्रांसफर कर सकते हो। मेरी बात समझ आई? सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पर तो आप कैसे भी ट्रांसफर कर लो, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर करोगे तो सीजीएसटी से जो पैसा होगा वो सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी में ट्रांसफर होगा। आर यू ओके विद दिस? पक्का? अच्छा, फिर फर्दर इन्होंने इसमें एक बात लिखी, इन्होंने कहा जी ये जो ट्रांसफर होगा ये होगा इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये ट्रांसफर होगा कैसे, तरीका क्या होगा? तो तरीका बेटा उन्होंने सेम रखा है, पोर्टल पर जाकर के आपको जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म जो है वो यूज करना है, उसके बेसिस पर जो होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? एंड सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी अ रिफंड फ्रॉम द ई कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। अगर सीजीएसटी से आपने ट्रांसफर कर दिया तो क्या माना जाएगा कि आपने वो पैसा रिफंड ले लिया और फ्रेशली दूसरे हेड में जो होगा उसे फ्रेश डिपॉजिट मान लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? चलो, तो ये हुई हमारे पास अमेंडमेंट। अब इसमें एक स्पेशल बात जो ध्यान में रखना है, अब 4910 में एक हिस्सा हो गया ए और एक हिस्सा हो गया बी। ए पुराने वाला है, बी जो है वो नया है। अब ये जो नया जिसमें आप किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर ट्रांसफर करोगे, इसमें एक और बात आपको ये ध्यान में रखनी है, यहां एक प्रोविजो भी सेक्शन में लाया गया है जिसमें लिखा गया है नो सच ट्रांसफर अंडर क्लोज बी। सिर्फ क्लोज बी के लिए बात कर रहे हैं। नो सच ट्रांसफर अंडर क्लोज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज अनपेड टैक्स लायबिलिटी इन द ई लायबिलिटी लेजर। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यह भी एश्योर करना पड़ेगा कि आप उधर पैसा भेज रहे हो उस समय पर आपके ई लायबिलिटी लेजर में आपकी कोई अनपेड लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी उधर कोई अनपेड लायबिलिटी पड़ी हुई है और आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज नॉट अ साउंड थिंग। तो उन्होंने बोला वहां कोई अनपेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अच्छा, अब वैसे तो लोग इसे इतना ही पढ़ते हैं, बट मैं इसमें एक छोटी सी लाइन आपके साथ और ऐड करना चाहूंगा, जरा ध्यान से वो भी सुनिएगा। नाउ सीजीएसटी से सीजीएसटी और आईजीएसटी में जाएगा दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर, ठीक है? एसजीएसटी में नहीं जाएगा, इसे ध्यान में रखना। अब बेटा जब बात आएगी आईजीएसटी का आप ट्रांसफर करना चाहते हो, आप दिल्ली के ई कैश लेजर में आईजीएसटी का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो बेटा आईजीएसटी के पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको आईजीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा।
अब आईजीएसटी का लॉ जो है वो हमेशा सीजीएसटी एक्ट को एज इट इज बोरो करता है, तो उस बोरो करने की वजह से सेम प्रोविजन यहां भी अप्लाई हो जाएंगे, और सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे उसका मतलब ये होगा आईजीएसटी से आप सीजीएसटी और आईजीएसटी में कहीं भी भेज सकते हो, एसजीएसटी में ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा। और जब आप हैंडल करेंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, आपके इस ई कैश लेजर में एसजीएसटी यूटीजीएसटी भी पड़ा हुआ है, और आप उसको ट्रांसफर करना चाहेंगे किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो प्लीज यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, इसके ट्रांसफर के लिए एसजीएसटी एक्ट बात करेगा, और एसजीएसटी एक्ट ने सिमिलर प्रोविजन इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं प्रेजेंटली। मतलब ये हो गया एसजीएसटी का ट्रांसफर जो होगा वो किसी दूसरे नंबर पर हो ही नहीं पाएगा। ये जो ट्रांसफर के प्रोविजन है दूसरे नंबर पर, ये सिर्फ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी के लिए ही ऑपरेट करेंगे। सर एसजीएसटी से उनको क्या प्रॉब्लम है? आई कैन नॉट से प्रिसाइजली प्रॉब्लम क्या है, बट उन्होंने इसको जो है वो अलाउ नहीं किया। सर इससे तो मतलब फिर कहानी अधूरी रह गई। बेटा कहानी अधूरी नहीं रह गई, क्योंकि कोई भी जो इसे स्मार्टली पढ़ेगा तो वो बेटा क्या करेगा, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं सुनना। आपका अगर दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर एसजीएसटी यूटीजीएसटी पड़ा है और उसके ट्रांसफर के प्रोविजन लेट्स सपोज उन्होंने नहीं दिए, एसजीएसटी के ट्रांसफर के प्रोविजन उन्होंने नहीं दिए कि दूसरे नंबर पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्मार्टली काम करना। आप दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करने की बजाय उससे पहले आईजीएसटी या सीजीएसटी में सेम नंबर पर ही ट्रांसफर कर लेना। बात मेरी समझ में आई? दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में एसजीएसटी का पैसा पड़ा हुआ है, इस एसजीएसटी को आप हरियाणा में ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप क्या करना, दिल्ली वाले एसजीएसटी का पैसा दिल्ली के ई कैश लेजर में ही सीजीएसटी और आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लेना। एंड वंस इट हैज बीन सो ट्रांसफर्ड, तो उसके बाद तो सीजीएसटी और आईजीएसटी से तो दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो ही सकता है। आई होप आई एम वेल अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू। तो फटाफट से समरी पोर्शन जो आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में याद रखना है वो सिंपली क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस लाइंग इन ई कैश लेजर। ठीक है जी। तो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन सेम जीएसटीएन, तो आपका सीजीएसटी का पैसा किसी भी जीएसटी के ई कैश लेजर में जा सकता है। ट्रांसफर प्रेस्क्राइब फॉर्म पीएमटी 09 यूज करके होगा, एंड प्रेस्क्राइब रिस्ट्रिक्शन एज सच कुछ भी नहीं है। अमेंडमेंट से जो नया काम किया गया है वो क्या किया गया है, आपको अनदर जीएसटीएन, ठीक है, सेम पेन वाला डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, वो भी अलाउ कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप सीजीएसटी के ई कैश लेजर का पैसा आईजीएसटी एंड सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर के लिए अगेन पीएमटी 09 अब की बार एक प्रेस्क्राइब कंडीशन है। प्रेस्क्राइब कंडीशन क्या है कि आपकी कोई भी अनपेड टैक्स लायबिलिटी ट्रांसफर के टाइम पर नहीं होनी चाहिए। और यहां साइड में मैंने आपको ये फर्दर डिटेल थोड़ा सा बताया है कि अगर आप आईजीएसटी से ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर तो हो जाएगा, क्योंकि वहां मुटैटिस मुटेंडिस प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप एसजीएसटी से किसी दूसरे पर डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, बिकॉज ऐसे प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। और नीचे साथ में मैंने वो स्मार्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख दिया है कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोविजन तो नहीं दिए, बट आप प्लानिंग कर सकते हो कि आप पहले उसी नंबर के सीजीएसटी आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लो, और उसके बाद वहां से जो होगा आप फर्दर ट्रांसफर कर दो। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो ये ई कैश लेजर से रिलेटेड अमेंडमेंट कंप्लीट हुई। अब इसी पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में ई क्रेडिट लेजर की भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब ई क्रेडिट लेजर को लेकर के सेक्शन 49(4) उसने बताया जी ई क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट होता है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात पता है, ई क्रेडिट लेजर में जो भी पैसा होता है उससे आप आउटपुट टैक्स पे करते हैं। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, क्रेडिट का सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन है, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट। आप क्रेडिट से इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर अमाउंट्स पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब टैक्स लायबिलिटी में भी फर्दर क्या खास बात है, आप सभी लोगों को पता है कि टैक्स लायबिलिटी में भी आप इसे सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज करेंगे। आउटपुट टैक्स का मतलब जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी है। अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली और उस पर आपको आरसीएम की वजह से टैक्स देना है तो वो आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी है, वो कभी क्रेडिट से पे नहीं होती, आरसीएम की पेमेंट हमेशा कैश से ही होती है। सेक्शन 49(4) से हमने ये सारी बातें निकाली थी। पहली बात सिर्फ टैक्स पे होगा, दूसरी बात आउटपुट टैक्स पे होगा। अच्छा, अब ये जो 49(4) में लिखा हुआ था कि क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होगा, इसके ऊपर
एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल रेलेवेंस की क्लैरिफिकेशन जो है वो सीबीआईसी ने दी है। अमेंडमेंट की बात बाद में करूंगा, सीबीआईसी ने इस पर एक बहुत ही बढ़िया जो है वो क्लैरिफिकेशन दी है। अब क्लैरिफिकेशन क्या है, वो ये कहते हैं जी, मान लीजिए ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये करता है अपनी कोई आउटवर्ड सप्लाई, इस पर इसे टैक्स पे करना है, और आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स। अब पूछा गया कि आउटपुट टैक्स की जो पेमेंट होती है वो नॉर्मली तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो अपने आउटपुट टैक्स की पेमेंट अपने रिटर्न्स के थ्रू कर देता है, रिटर्न फाइल करता है और रिटर्न्स के थ्रू पे कर देता है। बट कई बार ऐसा होता है कि उसकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी मिस हो जाती है रिटर्न में, तो उसको वो वॉलंटरली सेपरेटली जीएसटी डीआरसी 03 से भी पे कर देता है। यस और नो, आप सभी जानते हैं इस बारे में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट का यूटिलाइजेशन होगा फॉर आउटपुट टैक्स। अब कौन सा आउटपुट टैक्स? जो आउटपुट टैक्स आप रिटर्न के लिए रिटर्न से पे कर रहे हो वो, या अगर आप डीआरसी 03 से भी कोई आउटपुट टैक्स पे कर रहे हो तो उसमें भी आप क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो बेटा सीबीआईसी ने सिंपल सी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने बोला जी लॉ ने सिंपली लिखा हुआ है आउटपुट टैक्स, लॉ ने ये नहीं बोल रखा कि वो आउटपुट टैक्स आप किस तरीके से पे कर रहे हो। तो क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया आपका आउटपुट टैक्स है, चाहे आप रिटर्न से पे करो या फिर अदर देन बाय वे ऑफ रिटर्न डीआरसी 03 से पे करो, आप क्रेडिट दोनों ही जगह यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है आरसीएम लायबिलिटी आप कभी भी क्रेडिट से पे ना करें। दिस इज द सिंपल क्लैरिफिकेशन। देखिएगा, वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ। ध्यान से पढ़ना। इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स whether self-assessed in the return or payable as a consequence of any proceeding instituted under the provision of GST law। आपने रिटर्न में खुद से सेल्फ असेस करके पे किया या आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स हुई, ऑफिसर ने टैक्स लायबिलिटी निकाली और उस टैक्स लायबिलिटी को आपने जीएसटी डीआरसी 03 से पे किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप आउटपुट टैक्स पे कर रहे हो तो आपके आउटपुट टैक्स पेमेंट जो है वो क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे किया जा सकता है। और लास्ट में सिर्फ उन्होंने ये बता दिया बट मेक श्योर आउटपुट टैक्स में टैक्स पेबल अंडर आरसीएम नहीं आता है, तो आरसीएम वाली लायबिलिटी आप क्रेडिट से सेटअप करके पे नहीं करेंगे। अ वंडरफुल पीस ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्रेडिट कहां यूज हो सकता है, आपका रिटर्न लायबिलिटी के लिए या अदर देन रिटर्न आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए भी, आंसर दोनों के लिए। चलिए अच्छा, अगला चेंज जो 49(4) में हुआ है वो ध्यान में रखिएगा। 49(4) में एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन ऑफ प्रोविजन। वैलिडेशन ऑफ प्रोविजंस। सर ये वैलिडेशन ऑफ प्रोविजन, बेटा याद करो मेरा पहला लेक्चर, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट अपना सेफगार्ड के पर्पस के लिए बहुत सारी अमेंडमेंट कर गई और वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे रूल भी बना गई जिनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, और बाद में उन रूल के ऊपर चैलेंज आया कि ये रूल गलत है क्योंकि इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने उन रूल की वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सेक्शन में अमेंडमेंट करी जिसको हम वैलिडेशन प्रोविजन कहते हैं। और वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था 49(4) का, याद फिर भी करा देता हूं। हमारे पास एक रूल है, रूल 86A, याद आ गया, रूल 86A, जिसमें गवर्नमेंट ने यह लिखा कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन के ई क्रेडिट लेजर में कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि वो जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो फ्रॉडलेंट तरीके से लिया गया है, वो इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो उन्होंने 86A में ऑफिसर को यह पावर दी थी कि वो उस क्रेडिट को, रिकवरी तो वो करता रहेगा, पेंडिंग द रिकवरी, उस क्रेडिट के यूटिलाइजेशन को इमीडिएटली रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। कैसे करेगा? वो उसके ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर देगा। याद आ गई है बातें? अब ये जो उन्होंने लिख दिया, ठीक है, अपने को सेफगार्ड करने के लिए लिखा, बट इसका सेक्शन 49(4) में कोई लीगल सपोर्ट नहीं था, अब वो क्रिएट किया गया है। देखिएगा, सेक्शन 49(4) जो कि यूटिलाइजेशन की बात करता था, उसमें सिंपली ये लिखा हुआ था यूटिलाइजेशन आउटपुट टैक्स के लिए होगा एंड ये होगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, और वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर आपने पढ़ रखा है क्या? आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए भी हो सकता है। और जो क्रेडिट सीजीएसटी का होता है वो सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए और आईजीएसटी के लिए भी हो सकता है, बट एसजीएसटी के लिए नहीं हो सकता। ऐसे ही एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो
SGST और IGST के लिए हो सकता है, पर वो CGST के लिए नहीं हो सकता। याद है ना वो प्रेस्क्राइब मैनर आपने पढ़ रखी है। तो सेक्शन ने लिखा था यूटिलाइजेशन होगा प्रेस्क्राइब मैनर में, एंड मैनर प्रेस्क्राइब थी। प्रॉपर लीगल बैकिंग है उस मैनर की, यस। सेक्शन ने लिखा हुआ था प्रेस्क्राइब्ड टाइम में होना चाहिए, और टाइम लिमिट कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं थी, तो कोई बात नहीं। अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो क्रेडिट के यूटिलाइजेशन के ऊपर कोई टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। और मैंने आपको बार बार क्लास में एम्फेसिस से बोला था कि अंडर GST लॉ एट प्रेजेंट जो टाइम लिमिटेशन है वो सिर्फ अवेलमेंट ऑफ ITC के ऊपर है, सेक्शन 16(4) में, कि आपको बुक जब करना है तो विद इन लिमिटेशन बुक करना है। वंस यू हैव बुक द क्रेडिट विद इन द टाइम लिमिटेशन, तो यूज करने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कभी भी जो है वो यूज कर सकते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि कोई टाइम लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। खैर 49(4) अगली बात ये कहता था कि यूटिलाइजेशन जो होगा दैट शैल बी सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस। अच्छा, सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ होता था। एंड रेस्ट्रिक्शन वर्ड जो है वो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। मतलब क्या है, पहले ये सिर्फ क्या कह रहा था कि आप यूटिलाइजेशन की शर्तें लगा सकते हो कि यूटिलाइज कर रहे हो तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए करना, पर आप उसका यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे। अगर उसने क्रेडिट एक बार बुक किया, आपके क्रेडिट लेजर में चला गया, अगर गलत है तो रिकवरी करो, बट आपका उसका यूटिलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई राइट नहीं है। अब इन्होंने 49(4) में अमेंडमेंट करके क्या कह दिया कि उसके यूटिलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, और इसके थ्रू बेटा बेसिकली उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने जो 86A ऑलरेडी बना रखा था उसकी लीगल स्पॉटिंग दे दी कि 86A में हम यही करते हैं कि जो ITC पड़ा होता है उसका यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैसे? ब्लॉक करके। सिंपल सी है। तो ये अमेंडमेंट जो है ये सिंपली 86A की लीगल बैकिंग है। एज सच एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं बनता है, बिकॉज 86A आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसकी लीगल बैकिंग आ गई, बस वही काम का है। चलिए, इसके अलावा क्रेडिट को लेकर के 49(12) नया इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस इज अगेन अ वैलिडेशन प्रोविजन। मैंने आपको बताया था, आपने रेगुलर लेक्चर में एक रूल 86B भी पढ़ा था। 86B पहले लेक्चर में भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। 86B में क्या बोला गया था कि अगर कोई टैक्स पेयर है बड़ा काम करने वाला और वो रिस्की भी है हमारे कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम क्या कर सकते थे, हम 86B में उसको क्या कह रहे थे कि भाई तू अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, तेरा क्रेडिट कितना भी हो, तू 99% तक ही सिर्फ ई क्रेडिट लेजर से पे कर पाएगा। तुझे 1% की लायबिलिटी जो होगी वो इन एनी केस ई कैश लेजर से हमें देनी पड़ेगी। अब पर्सन कह रहा है मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है तो मैं कैश को खर्च करूं, मैं तो क्रेडिट से ही दूंगा, पर हमने 86B में बोल दिया था फॉर सर्टेन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और वो टर्नओवर बेस्ड जो बड़े थे उनके लिए हमने बोल दिया था कि नहीं नहीं, आपको क्रेडिट होने के बावजूद भी 1% जो होगा वो कैश में पे करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था इसका अगेन कहीं से कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, क्योंकि कोई लीगल प्रोविजन नहीं ये कह रहा था जिसमें आप उसको मजबूर कर सको कि क्रेडिट होने के बावजूद भी ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। तो अब उसका वैलिडेशन प्रोविजन जो है वो 49(12) में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वो हमारा क्या है देखिएगा 49(12). इसमें इन्होंने ये नया इंसर्ट किया और लिखा गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई। गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दे दी कि काउंसिल से रिकमेंडेशन के बेस पर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, सच मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर CGST एक्ट और IGST एक्ट विच मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम ई कैश लेजर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ध्यान से देखिएगा, इस सेक्शन से गवर्नमेंट को पावर आ गई स्पेसिफाई करने की, क्या कि आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम कितना पोर्शन है जो कि ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं। आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, बैलेंस आपको ई कैश लेजर से ही देनी पड़ेगी, भले ही क्रेडिट कितना हो। गवर्नमेंट को उन्होंने ये पावर दे दी कि वो किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसको भी वो रिस्की समझे, काउंसिल रिकमेंड करे, तो उसके लिए वो ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये बेटा और कुछ नहीं है, बेसिकली रूल 86B में जो वो ऑलरेडी काम कर रहे थे ये उसका वैलिडेशन प्रोविजन है। अगेन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से
सेपरेटली आपको कुछ ध्यान में रखना, बिकॉज 86B ऑलरेडी आप रेगुलर लेक्चर्स में कर चुके हैं, सिर्फ अब ध्यान में रखना है कि उसकी लीगल बैकिंग भी क्रिएट हो गई है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, ये बात हो गई ई क्रेडिट लेजर फोकस। फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर की अगली अमेंडमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है हमारे पास इंटरेस्ट लायबिलिटी को लेकर के। ये हमारे पास इंटरेस्ट लायबिलिटी को लेकर के पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में हमने सेक्शन 50 इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था, और उस सेक्शन 50 में अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट हुई है, आपको मजा आने वाला है उस अमेंडमेंट से, ध्यान से सुनिएगा। अब वो अमेंडमेंट क्या है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं।